आज हम जो है ना 11th का सिलेबस करेंगे स्टार्ट। सिलेबस तो बाद में करेंगे और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। वैसे तो सबको पता भी होगा उन चीज़ों का, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि जो मैथ है ना, चाहे आपको 11th में आर्ट लेनी हो, चाहे कॉमर्स लेनी हो, चाहे साइंस लेनी हो, तीनों ले सकते हो भाई। मतलब ये नहीं है कि आर्ट है तो मैथ आपको लेना ही नहीं, तीनों में वैलिड है। आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। एक चीज़ और है भाई, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे ना तो मैथ आपका आना ही है। बल्कि कुछ तो पेपर ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब के जिसमें मैथ का आपका जो है ना अलग से पेपर होता है, तो मैथ आपके लिए ज़रूरी है भाई। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये सोचे हैं कि 10th में मेरा जो है ना मैथ में बेस बिल्कुल वीक था, तो क्या पता मेरे से मैथ होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना भाई, क्योंकि 11th 12th का जो मैथ है ना वो 10th से बिल्कुल हटके है। 10th की कोई भी चीज़ 11th 12th में यूज नहीं होती, बिल्कुल आप नई चीज़ पढ़ोगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा मैथ में बेस बिल्कुल वीक है या मेरा मैथ में बेस जो ना अच्छा है तो मेरे से मैथ होगा कि नहीं होगा। चाहे आपका बेस वीक हो, चाहे आपका बेस पहले से अच्छा हो, सबके लिए बराबर बात है। आप तो जो है ना सब के सब एक लाइन के ऊपर खड़े हैं। जो तेज भागेगा वो आगे निकल जाएगा और जो नहीं मतलब पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाए। बल्कि मेरा जो मानना है ना, आपकी एजुकेशन के अंदर दो बार रेस होती हैं। एक तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हो तब, और एक 10th के बाद। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो मान लिया आपने यहाँ से भागना शुरू करते हो और जैसे आप 10th करते हो पास तो वहाँ पर आपको रुकना होता है। और इसमें कुछ भी नहीं होता भाई, आपको फर्स्ट या लास्ट इसमें कोई मीनिंग नहीं होता है। यानी यहाँ तक तो आप चाहे आपके 95% हो 10th में या 75% हो या 85% हो, जैसे आप 11th में होगे ना तो आपको 11th का कुछ भी नहीं आता मिले, क्योंकि 11th में जो जो चीज़ आप पढ़ोगे वो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं मानना भाई कि मेरा 10th में बेस मैथ में नहीं है तो क्या पता मेरे से मैथ होगा कि नहीं होगा। अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप कर पाओगे भाई, क्योंकि अब आपने बिल्कुल नई नई चीज़ें पढ़नी है। दो तीन चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर आपका मैथ लेना और ना लेना बराबर बात है। सबसे पहली चीज, आपने जो है ना रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि आप वीक में एक छुट्टी मारोगे और आप फिर भी कर पाओगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो 11th का मैथ है ना, आपका कोई भी चैप्टर का स्टार्ट होता है तो उसमें मिनिमम 10 डेज तो आपके लगेंगे हर चैप्टर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन तो आप रेगुलर आ गए, 5वें दिन आप आए ही नहीं तो आपको 6, 7, 8वें दिन कुछ भी समझ में नहीं आना। तो सबसे पहला रूल ये है, अगर आपको मैथ लेना आना तो सबसे पहले तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप बीच बीच में छुट्टी लगाते रहोगे और आपको फिर भी मैथ समझ में आओगे, फिर आपको समझ में नहीं आना भाई। तो सबसे पहला रूल है कि आपको रेगुलर क्लास में आना है। दूसरी बात, अगर आप डेली का काम डेली नहीं करोगे तो भी मैथ आपके बस की बात नहीं रहोगी। इसमें एक चेन अगर एक बार टूट गई ना बीच में, ऐसा नहीं है कि मान लिया आज मैंने जो काम करवा दिया और आपने सोचा कि कल मैं जो है ना आज वाला भी कर लूँगा और कल वाला भी कर लूँगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। इसमें चाहे आपको वो काम 1 घंटे में बने, चाहे 2 घंटे में, चाहे आधा घंटा में, जो भी काम मैं करवाऊँ आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 3-4 दिन का काम एक दिन में कर लोगे। 11th 12th में ये नहीं चलेगा भाई। अगर कोई इन दो रूल को फॉलो नहीं कर सकता तो उसको मैथ लेना और ना लेना बराबर बात है। दोबारा फिर बता दूं, सबसे पहला रूल आपको रेगुलर क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे और जो नेक्स्ट डे है ना वो आपका पहले वाले डे पे डिपेंड करेगा कि आपको उस दिन का आता कि नहीं आता। आप कोई भी चीज स्टार्ट करोगे, हाँ एक तो पक्की बात है, जिस दिन आपका टॉपिक कोई स्टार्ट होता है, चैप्टर कोई स्टार्ट होना, उस दिन तो आपको आना ही आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसी दिन नहीं आए ना फिर तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आना। तो सबसे पहला रूल, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, एक भी छुट्टी नहीं मारनी आपने।
दूसरी बात, आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा भाई। अगर आप डेली का काम डेली नहीं कर पाओगे, एक बार अगर चेन बीच में ब्रेक होगी ना, तो फिर आप 2 या 3 दिन का काम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। वैसे तो मैं आपको डेली जो है ना 3 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपने फिर 8 या 9 करने हैं। अगर मान लो आप डेली काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे वो 16 हो जाएंगे, तो फिर आपके बस की बात ही नहीं रहोगे। तो 2 रूल अगर कोई फॉलो करे तो मैथ ले लेना भाई, वरना कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। पहला डेली का काम डेली, दूसरा रेगुलर आपको क्लास क्या करनी है, अटेंड करनी है। उसके बाद 3-4 चीजें और है भाई। आप कहीं पर भी पढ़ते हो, मेरे पास पढ़ो या कहीं और स्कूल वगैरह में पढ़ो, वो आपको वहां पर वो चीज आपको देखनी है। सबसे पहली चीज 11th में जो है ना, आपके 2 मैथ हैं, एक होता है एनसीईआरटी और एक आपका मैथ है एलिमेंट। जो एनसीईआरटी और एलिमेंट है ना, इनमें दिन और रात का डिफरेंस है भाई। जितना डिफरेंस दिन और रात में है ना, उतना ही डिफरेंस आपके एलिमेंट के मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में है। एनसीईआरटी में अगर उस चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन है ना, तो एलिमेंट के मैथ में 200 है। और इतना डिफरेंस है एनसीईआरटी और एलिमेंट में। एनसीईआरटी में तो क्या होगा, मतलब कोई भी टॉपिक है ना, उसकी शुरुआत के 3 या 4 टाइप ही मिलेंगे। और एलिमेंट में टॉपिक तो एलिमेंट में भी होगा और एनसीईआरटी में भी होगा, पर एलिमेंट में क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो टाइप हो सकती है ना, आपको वो सारी मिलेंगी। तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं करना भाई, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, आपको एलिमेंट का मैथ ही करना है। एनसीईआरटी से आपको फायदा होने वाला नहीं है। और इसका लॉस आपको कब पता लगेगा कि एनसीईआरटी का तो मुझे क्या लॉस होगा, जैसे आप 12th पास करोगे ना और आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आपके वहाँ हर सेमेस्टर के अंदर 3-3 मैथ होंगे। तो जब आपको, बल्कि कुछ चीज़ें तो आपकी वही होंगी जो आपने 11th-12th में पढ़ी हुई होंगी। अगर आपने 11th-12th में एनसीईआरटी का रखा है, तो आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं होगे। तो आपको +1 +2 में एलिमेंट ही करना है। अगर आप एलिमेंट करोगे तो एनसीईआरटी तो अपने आप ही हो जाएगा, पर अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो एलिमेंट आपसे नहीं होगा। तो आप जहाँ पर भी पढ़ो, मेरे पास पढ़ो या कहीं और पढ़ो, तो आपको एक ही बात बोलनी है कि हम तो एलिमेंट का मैथ ही करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई टीचर शुरुआत में ही 5th चैप्टर करवा रहा है ना, एक चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पूरे मैथ में आपका आसान है, तो आपको वो चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। आपने 11th का जो सिलेबस है ना, वो 1st चैप्टर से स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई 5th से स्टार्ट कर रहा है ना, यानी तब वो क्या चाहा है, वो चैप्टर बिल्कुल आसान है कि एक बार बच्चे आप तो सेटिस्फाई हो जाए और एडमिशन हो जाए, फिर न कहीं जाने न जगह नहीं रहोगी। तो आपको 5th चैप्टर से अपना सिलेबस कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको 1st चैप्टर से ही आपका क्या करना है, सिलेबस स्टार्ट करना है भाई। तो आप कहीं पर भी पढ़ो, टीचर को स्पेशली बोलो कि हमारा सिलेबस जो है ना 1st चैप्टर से स्टार्ट करो, 1st चैप्टर आपका सेट है भाई। दूसरी बात, इन सब बातों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अब मैं बोलूँगा भाई। अगर आप वो नहीं करोगे तो भी आपका मैथ लिया और ना लिया बराबर बात है। और वो स्पेशली उनके लिए तो जरूर होगी जिन्होंने मैथ में ही बहुत कुछ करना है। एक आपका 2nd चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका डेली यूज होगा भाई। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है ना, वो तो आपको करना ही करना है, और वो भी एलिमेंट में से। कई टीचर क्या करें हैं, स्टार्ट तो 1st से कर देंगे, सेट से, और जो 2nd चैप्टर है वो मना कर देंगे, कहोगे बाद में करवा देंगे, उनका बाद फिर आता ही नहीं होगा। तो जैसे आप 1st चैप्टर करो ना सेट, उसके तुरंत बाद आपको 2nd ही करना है, रिलेशन एंड फंक्शन। वो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि उस चैप्टर के बगैर आपके कॉलेज वाले मैथ पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि वो तो ऐसा चैप्टर है आपका डेली आपके कहीं ना कहीं उसका यूज आपको उतना मिलेगा। बल्कि उसमें 2-3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नाम भी बता दूं। एक टॉपिक उसमें डोमेन का होता है, एक रेंज का होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो जैसे मान लिया आपका टीचर 1st चैप्टर से स्टार्ट करे ना, तो उसके बाद आपको 2nd ही करना है। कोई कहो 3rd पहले कर लो, 2nd बाद में करवा दूंगा, ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं माननी भाई। तो 1st, उसके बाद 2nd जरूर करो, फिर जैसे वो करवा रहा 3rd 4th वो उसकी मर्जी।
तो ये कुछ चीजें थी भाई जो आपको मतलब देखनी है आपने प्लस वन कुछ में। तो जो चैप्टर आपका फर्स्ट है ना वो तो हम बाद में करेंगे स्टार्ट, पहले कुछ बेसिक बातें हैं पहले आपको मैं वो बता दूं। और वो बेसिक बातें फर्स्ट चैप्टर में तो आपकी देखो यूज होंगी ही होंगी। फर्स्ट चैप्टर आपका सेट है भाई, फर्स्ट जो चैप्टर है ना उसका नाम आपका सेट है। इसमें तो वो यूज आपकी होनी ही होनी है, बल्कि वो बाकी जो चैप्टर है ना उनमें भी यूज होंगी। तो चैप्टर तो हम बल्कि परसों करेंगे स्टार्ट में। वो कुछ बेसिक बातें हैं ना पहले आपको मैं वो बता दूंगा क्या बेसिक बातें हैं वो। देखो देखो आप बचपन से जो है ना नंबर्स के बारे में पढ़ते आओ, तो ये जो नंबर होते हैं ना ये नंबर हमने इनके नाम के आधार पे इनको हमने डिवाइड कर रखा भाई कि अगर आपके जो नंबर है वो यहाँ से यहाँ तक है तो इनका नाम ये होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इनका नाम ये होगा। तो ये आपके पूरे मैथ में और जो आपका फर्स्ट चैप्टर सेट है ना इसमें तो स्पेशली यूज होंगे भाई। तो नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि अगर आपके नंबर यहाँ से यहाँ तक है तो क्या नाम होगा, यहाँ से यहाँ तक है तो क्या नाम होगा। और जो आपकी स्टार्टिंग है ना स्टार्टिंग आपकी होती है भाई नेचुरल नंबर से होती है भाई। सबसे पहले जो है ना वो आपका नेचुरल नंबर भाई, जिनको जो है ना एन से करते हैं डिनोट भाई। अब होते क्या आपके नेचुरल नंबर, मतलब ये को तो पता भी होगा भाई, अगर आपके जो नंबर है वो वन से स्टार्ट हो तो वो कौन कहलाओगे मेरे नेचुरल नंबर कहलाओगे। यानी नेचुरल नंबर कौन होते हैं आपके 1 2 3 4 अप टू सम, ये मेरे कौन है भाई नेचुरल नंबर होते हैं जिनको हम एन से करते हैं डिनोट। उसके बाद सेकंड आपका भाई होल नंबर है भाई, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर के अंदर जीरो और ऐड कर दोगे ना, जीरो और ऐड कर दोगे तो वो मेरे कौन कहलाओगे होल नंबर कहलाओगे। यानी होल नंबर कौन होते हैं आपके 0 1 2 3 अप टू सम, ये सारे मेरे कौन होते हैं भाई होल नंबर होते हैं। बल्कि एक चीज और भाई, जो नेचुरल नंबर है ना उनको तो आप होल नंबर बोल सकते हो और होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। दोबारा फिर सुनो, जो नेचुरल नंबर है वो सारे सारे देखो यहाँ है ना, तो आप नेचुरल नंबर को तो होल नंबर बोल सकते हो पर होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। तो नेचुरल नंबर कौन होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। होल नंबर में क्या होता है जो 0 से स्टार्ट है, जीरो और आपकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई इवन नंबर है भाई। इवन नंबर कौन होते हैं मेरे, विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो। यानी कौन होंगे मेरे वो 2 4 6 8 अप टू सम, ये सारे मेरे कौन होते हैं भाई इवन नंबर होते हैं। कई तो पता भी अच्छी सारी। उसके बाद मेरे भाई ओड नंबर है भाई, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो तो कौन होंगे मेरे वो मेरे बनेंगे भाई 1 3 5 7, ये सारे सारे मेरे कौन होते हैं भाई ओड नंबर होते हैं। उसके बाद मेरा भाई इंटीजर है भाई, इंटीजर। पहली बात तो जो इंटीजर है ना उनको आप जेड से करोगे डिनोट। क्या होते हैं इंटीजर मेरे, इंटीजर मेरे होते हैं भाई प्लस के भी माइनस के भी और जीरो। अगर सबको मिला दोगे तो मेरे कौन कहलाओगे इंटीजर कहलाओगे। यानी इंटीजर मेरे कौन होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सम, ये सारे सारे मेरे कौन होते हैं इंटीजर। यानी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी और माइनस के भी। यानी इंटीजर में कौन होता है -1 -2 -3 अप टू सम सारे, फिर 1 2 3 अप टू सम सारे और 0। ये सारे मेरे कौन होते हैं इंटीजर होते हैं। और जिनको आप किससे लिखोगे जेड से लिखोगे। बल्कि जो इंटीजर है ना, इंटीजर को आप दो पार्ट्स में भी कर सको डिवाइड। दो पार्ट कौन कौन से भाई, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं मेरे नेगेटिव इंटीजर।
ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। बल्कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनको हम कई बार जेड के ऊपर प्लस लगा के लिख देते हैं। भाई क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर? जो प्लस के वो वाले, यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो। एक होते हैं मेरे नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर, इनको हम कई बार जो है ना जेड के ऊपर माइनस लगा के भी कर देते हैं डिनोट। नेगेटिव माइनस वाले आ जाएंगे, यानी -1 -2 -3 अप टू सो। तो पॉजिटिव इंटीजर मेरे कौन है? प्लस वाले, यानी 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर कौन होते हैं? -1 -2 -3। एक चीज और, वही जो आपके नेचुरल नंबर है ना, वही मेरे कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है। चाहे आपको कोई बोले नेचुरल नंबर कौन है, तो वो भी वही होंगे, और पॉजिटिव इंटीजर भी आपके वही होते हैं। तो इंटीजर पहली बात तो कौन होते हैं? प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो भी। इनको आप दो पार्ट्स में कर सको डिवाइड, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? प्लस प्लस के या और नेचुरल नंबर, और नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं? माइनस वाले। एक चीज और भाई, जो जीरो है ना, यह ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता, जीरो जो है ना तो कौन आपका पॉजिटिव इंटीजर होता, और ना आपका कौन होता भैया? नेगेटिव इंटीजर। ना पॉजिटिव इंटीजर ये, और ना आपका कौन भैया? नेगेटिव इंटीजर होता। देखो भाई, जो जीरो है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता और ना वो नेगेटिव इंटीजर होता। अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा नो। क्या जीरो नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा नो। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे ना क्या जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका आंसर होगा यस। अगर आपसे कोई पूछे ना क्या जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो भी आपका आंसर क्या होगा भाई? यस होना चाहिए। तो दोबारा फिर मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इंटीजर कौन होते हैं? इंटीजर को आप जेड से करोगे डिनोट, और इंटीजर कौन होते हैं? प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो। हाँ, इंटीजर को आप जो है ना दो पार्ट्स में कर सको डिवाइड। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक मेरे कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से? प्लस प्लस वाले 1 2 3 4। चाहे को पॉजिटिव इंटीजर, चाहे को नेचुरल नंबर, एक ही बात है। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? माइनस वाले। हाँ, जो जीरो है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर और ना वो कौन होता? नेगेटिव इंटीजर भी। अगर आपसे कोई पूछे क्या जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? जब आप कहो ना नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो नेगेटिव साइड में काउंट हो जाए। अगर आपसे कोई पूछे ना क्या जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? भी यस होना चाहिए। हाँ, नॉन पॉजिटिव भी है, नॉन नेगेटिव भी है, पर ना पॉजिटिव होता और ना नेगेटिव होता। उसके बाद है भाई को प्राइम नंबर है। भाई को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर कौन होते हैं? पहली बात तो जो को प्राइम है ना, आप वो दो नंबर के बीच में ही चेक कर पाओगे कि वो को प्राइम नंबर है कि नहीं है। अकेला नंबर कभी भी चेक नहीं होगा कि वो को प्राइम है कि नहीं। हमेशा पेयर में ही चेक कर पाओगे कि वो को प्राइम है कि नहीं है। क्या होता है को प्राइम नंबर? दो नंबर को प्राइम कब होंगे? जब उनका HCF इक्वल टू कौन हो गई? 1। या फिर ये कह लो अगर दो नंबर के बीच कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो कैसे कहलाओगे? को प्राइम। या फिर ऐसे कह लो अगर दो नंबर 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, तो वो कैसे होंगे? को प्राइम। तीनों एक ही बात है। अगर दो नंबर को प्राइम में, तो क्या क्या खास बात होगी? या तो आप ये कह लो कि उनका HCF क्या हो? 1। HCF 1 मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। या फिर ये कह लो वो 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 2 और 7 है, ये को प्राइम है भाई। क्यों ये को प्राइम? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये किसी से भी नहीं कटती। या फिर ये कह लेंगे HCF कौन है? 1 है, ये को प्राइम है। मान लो कोई को है 5 और 10 है, जो 5 और 10 है ना,
ये आपके को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? दोनों किससे कटे हैं? 5 से कटे हैं। 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो वो को प्राइम होते हैं। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, इनमें तो 5 कॉमन है, तो ये आपके को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या जिनका HCF कौन हो 1 हो, या फिर ये कह लो जो 1 के अलावा, देखो 1 से डिवाइड होंगे ही होंगे, 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड ना हो, तो मेरे कौन कहलाओगे? को प्राइम कहलाओगे। इसके बाद है मेरा भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं। लगभग जो स्टूडेंट है ना, अगर आप उनसे पूछोगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको वो ये जवाब देंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो मेरे प्राइम नंबर होते हैं। जबकि ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे ना जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो वो मेरे प्राइम है, ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है आपको पता लग जाएगा। या फिर वो ये बोल देंगे जो नंबर के 2 डिवाइजर हो, जिन नंबर के क्या हो 2 डिवाइजर हो, 1 और खुद, उनके अलावा कोई और डिवाइजर ना हो, वो प्राइम होते हैं। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट क्या होती है? देखो कंप्लीट क्या होती है, मान ली P कोई नंबर है, अगर इसको प्राइम नंबर बनना है ना, पहली बात तो जो P है ना इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, P इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। और उसके बाद या तो या 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, इनके अलावा और किसी से डिवाइड ये नहीं होना चाहिए, तो मेरे कौन कहलाओगे? प्राइम नंबर। यानी आपको साथ में जो है ना ये बात और ऐड करनी पड़ेगी कि वो नंबर पहले बात तो 1 नहीं हो सकता, और फिर आप वाली बात बोलोगे जो आपने बोली कि या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो मेरे कौन कहलाओगे? प्राइम नंबर। अगर आप सिर्फ वो बात बोलोगे ना कि या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो मेरे प्राइम कहलाओगे। इस चीज को तो 1 भी सेटिस्फाई करे। 1 भी तो वही नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है, और तो किसी से डिवाइड ये भी कौन होता है, पर ये प्राइम तो नहीं है, ये प्राइम तो नहीं है। तो आप पूरी डेफिनेशन बोलोगे कि अगर किसी नंबर को प्राइम नंबर बनना है, पहली बात तो इक्वल टू कौन नहीं होना चाहिए? वो 1। उसके बाद या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो। या फिर आप ये बोल दो कि वो नंबर पहली बात तो 1 के इक्वल ना हो और इसके अलावा उसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, यानी खुद और 1, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड हो ना हो। और जो बात आपने बोली है उसको कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करें? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19 अप टू 1। ये सब के सब मेरे कौन है भाई? प्राइम नंबर है। जो हमने 2 बात बोली है ना ये उनको सेटिस्फाई करें। पहली चीज हमने क्या बोली कि प्राइम नंबर 1 नहीं होता, तो 1 इनमें है ही नहीं। उसके अलावा वो 2 ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ये सारे वो नंबर हैं या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, और किसी से भी डिवाइड ये नंबर आपके नहीं होते। तो ये मेरे कौन कहलाऊंगे? सारे भाई प्राइम नंबर कहलाऊंगे। कर लोगे ये? एक चीज बल्कि और होती है, जो 2 है ना ये इवन भी है और प्राइम भी। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो प्राइम भी और इवन भी हो। तो सिर्फ 2 होता है जो प्राइम भी होता है और इवन नंबर भी होता है। तो मेरे कौन होंगे? प्राइम नंबर। तो पूरी डेफिनेशन दोबारा फिर बता दूं, अगर कोई नंबर P को प्राइम नंबर बनना है, पहले बात तो इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? वो 1। दूसरी बात या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड यानी 2 ही डिवाइजर हो, तो मेरे कौन कहलाओगे? प्राइम। और इस कंडीशन को ये नंबर आपके क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे प्राइम नंबर कौन होते हैं भाई? 2, 3, 5, 7, ये सारे कौन है? मेरे प्राइम नंबर है। उसके बाद एक होते हैं भाई ट्विन प्राइम होते हैं भाई, ट्विन प्राइम। क्या होता है ट्विन प्राइम? जिन प्राइम के अंदर 2 का डिफरेंस हो, जिन प्राइम के अंदर क्या हो? 2 का डिफरेंस
वो मेरे कौन कहलाओगे भाई, ट्विन प्राइम। जैसे आपके 3 और 5 है, 2 का डिफरेंस है। उसके बाद 5 और 7 है, 2 का डिफरेंस है। जैसे 9 ना 11 और 13 है, 2 का डिफरेंस है। ये सारे मेरे कौन होते हैं, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जिन प्राइम के बीच 2 का डिफरेंस हो, तो वो कौन होंगे मेरे ट्विन प्राइम कहलाओगे भाई। उसके बाद है, ये सारे आपके चैप्टर में यूज होनी सारी बातें, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या होती है मेरे, कंपोजिट नंबर कई बार तो स्टूडेंट ये भी बोल देते हैं कि प्राइम को छोड़ के बाकी जो आपके नंबर बच गए ना वो कौन होते हैं मेरे, कंपोजिट। ये सही है भाई कि प्राइम को छोड़ के, और साथ में आप एक बात और भी ऐड करोगे, प्राइम और 1 को छोड़ के, प्राइम और 1 को छोड़ के जो नंबर बच गए ना वो मेरे कंपोजिट नंबर होते हैं। जो 1 है ना वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना वो कंपोजिट नंबर होता है, बल्कि जो 1 है ना 1 आपका होता है भाई यूनिट नंबर। 1 क्या होता है मेरा, यूनिट नंबर होता है। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट। तो कंपोजिट कौन से होते हैं, प्राइम को छोड़ के जो बच गए ना वो सारे मेरे कौन होंगे, कंपोजिट। और डेफिनेशन क्या होगी मैथ की लैंग्वेज में, डेफिनेशन ये होती है जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, यानी जो 2 से ज्यादा से डिवाइड हो जाए। देखो ये तो सीधी सी बात है, 1 से और खुद से तो सारे डिवाइड होते हैं, पर इनके अलावा भी अगर वो किसी से डिवाइड हो जाए ना तो मेरे कौन कहलाओगे, कंपोजिट नंबर कहलाओगे। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू 7। ये सारे मेरे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ये वो नंबर हैं जो 2 से ज्यादा से डिवाइड होते हैं। जैसे 4 है, 4 से भी होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है। यानी जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, यानी जो नंबर 2 से ज्यादा से डिवाइड हो जाए तो मेरे कौन होंगे, कंपोजिट नंबर कहलाओगे। हाँ, जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है, वो बल्कि कौन होता है, वो यूनिट नंबर होता है। लिख दूं बल्कि मैं, यूनिट नंबर। तो वो सिर्फ मेरा कौन है भाई, वो मेरा 1 होता है। तो कर लो भाई, तो आसान है भाई। उसके बाद है मेरा भाई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, बल्कि जो रेशनल नंबर है ना इसकी मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। एक तो जो डेफिनेशन आपको अभी समझ में आ जाएगी, और जो सेकंड डेफिनेशन है ना आपको तब समझ में आओगी जब आपको मैं जो इर्रेशनल नंबर है ना उसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे ना तो लगभग स्टूडेंट आप डेफिनेशन बताओगे, आप क्यों बताओगे, आपको वो ये बोल देंगे कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसमें क्या खासियत होगी, उसमें खास बात होगी, उस नंबर को आप p/2 की फॉर्म में लिख पाओगे, और साथ में बोल देंगे q नॉट इक्वल टू कौन हो 0। जबकि ये जो है ना आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बात बोलोगे कि जो नंबर p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 वो रेशनल नंबर है, ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट के लिए आपको जो है ना एक चीज और लिखनी पड़ेगी, और आपको क्या लिखनी पड़ेगी भाई, साथ में आप एक बात और बोलोगे कि जो मेरे p और q है ना, p एंड q आर को प्राइम। p और q मेरे क्या होना चाहिए भाई, को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो मेरे क्या कहलाओगे, रेशनल नंबर कहलाओगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप p/2 की फॉर्म में लिख पाओ q नॉट इक्वल टू 0, और p और q मेरे क्या, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी जिनका HCF क्या होना चाहिए 1, यानी जो किसी से भी ना कटे, तो मेरे कौन कहलाओगा, वो रेशनल नंबर कहलाओगा। और एक डेफिनेशन और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक चीज और भाई, जो रेशनल नंबर है ना उनको क्यू से लिखते हैं। जो रेशनल नंबर है उनको आप किससे करते हैं, डिनोट, क्यू से डिनोट आप करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया आपके सामने 7/8 है, रेशनल नंबर है ये,
क्यों है रैशनल? क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और Q भी आपका इक्वल टू 0 नहीं है, और साथ में जो P और Q मेरा को प्राइम भी है ना, को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये किसी से भी नहीं कटते। और देखो जैसे मान लो 9 है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर ये? क्योंकि कई सोचते हैं P बाई Q के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो रैशनल कैसे हो गया? अरे जो डिवाइड में 1 तो आप कहीं भी लिख सको, अब तो ये P बाई Q की फॉर्म में है ना, और Q भी नॉट इक्वल टू कौन है? 0, और साथ में ये को प्राइम भी है। जैसे मैं और कुछ भी लिख दो भाई, जैसे मान ले 5 1 0 है, ये भी आपका रैशनल है। क्यों है रैशनल? क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख पाओगे, इसके डिवाइड में क्या लिख दो? 1 लिख दो। ये मेरे कौन होते हैं भाई? सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब एक डेफिनेशन और है भाई, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनके फाइनाइट वैल्यू हो। क्या हो भाई? फाइनाइट वैल्यू, वो मेरे कौन कहलाते हैं? रैशनल नंबर। बताओ फाइनाइट का मतलब क्या है? जिन नंबर की फाइनाइट वैल्यू है ना, वो आपके कहलाओगे रैशनल नंबर। अब जैसे देखो कौन है ये 7/8 लिखा हुआ है, क्या इसको कोई 7/9 बोल सके? नहीं बोल सकता भाई, इसको सब 7/8 बोलेंगे, यानी इसकी फाइनाइट वैल्यू है। ये कौन है? 9/1 है ना, तो सब इसको 9/1 का ही नाम देंगे, कोई भी इसको 9/2 नहीं बोलेगा, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू है। या 510 लिखा हुआ है, इसकी भी कौन है? फाइनाइट वैल्यू है ना, ये मेरे कौन कहलाऊंगे? रैशनल नंबर कहलाऊंगे। तो जिसके फाइनाइट वैल्यू हो तो वो भी कौन होते हैं? मेरे रैशनल नंबर होते हैं। अब कई के दिमाग में आया हुआ, ऐसे तो सबकी फाइनाइट वैल्यू होगा, ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं कि लिखो तो कुछ और और बोले कोई और, होते हैं भी ऐसे नंबर भी, मतलब जिसके फाइनाइट वैल्यू ना हो तो वो कहलाओगे इररेशनल। क्या कहलाओगे? इररेशनल नंबर कहलाओगे। तो दो डेफिनेशन है, आप मैथ में ये वाला यूज करोगे, ये वैसे कॉमन सेंस में मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन। मैथ में तो क्या होगी, अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाओगे, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q में क्या खासियत होगी? वो को प्राइम होंगे, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और आप ये भी यूज कर सकोगे। इसके बाद एक मेरे होते हैं भाई इररेशनल नंबर। पहले बात तो जो इरेशनल नंबर है ना, उनको हम डिनोट करते हैं भाई R माइनस Q से। जो इरेशनल नंबर है ना, उनको आप किससे करोगे डिनोट? R माइनस Q से करोगे। इसके बल्कि 3 डेफिनेशन है मैथ में जो है ना, आपको हमेशा ये वाली लिखी मिलेगी, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है ना, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो मेरा कैसा कहलाओगा? इररेशनल कहलाओगा। मैथ में आपको हमेशा ये लिखी मिलेगी कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो कौन होंगे? यानी इनको छोड़ के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें ना, उनको छोड़ के जो बाकी बच गए वो सारे मेरे कौन है भाई? इररेशनल है। एक ये डेफिनेशन होती है, आपको कोई लिखी नहीं मिलेगी पर ये होती है भाई, जिसकी फाइनाइट वैल्यू ना हो, नोट फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो वो भी मेरे कौन कहलाओगे? इररेशनल कहलाओगे। अब मन में आया भाई किसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, क्यों एग्जांपल, बल्कि एक डेफिनेशन और भी होती है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर ओल नंबर ना हो, जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर ओल नंबर नहीं आता, वो भी मेरे कौन होते? इरेशनल नंबर होते हैं। तो 3 डेफिनेशन है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, जिसके फाइनाइट वैल्यू नहीं है वो भी इरेशनल होगा, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर ओल नंबर नहीं आता तो वो भी मेरा कौन होगा भाई? इरेशनल नंबर होगा। जैसे देखो एक बार, जैसे √2 है, √2 है, जब आप इसका रूट निकालोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली शायद 1.41 होता है मेरे हिसाब से, तो अगर गलत है तो ठीक कर लियो, शायद ही होता है। √2 का रूट कौन होता है? 1.41 अप्रोक्सीमेटली। अब मान लिया कोई 2 का रूट सिर्फ 1.4 निकाल दे तो उसका सही है, उसने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक निकाल दी,
अगर कोई 1.41 निकाल दे तो उसका भी सही है। अगर मान लो कोई एक डिजिट और आगे तक निकाल दे तो उसकी कोई और वैल्यू, यानी सबका आंसर सेम नहीं है, यानी √2 की जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं है, तो वो कैसा कहलावा फिर आपका इरेशनल। तो जिसकी भी वैल्यू आपके फाइनाइट नंबर नहीं हो तो वो कौन होते हैं, इरेशनल। या फिर ये कह लो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता तो वो मेरे कौन होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये आपका होल नंबर नहीं है। जैसे मान लो कोई पूछ ले भाई क्या √4 इरेशनल है, नहीं तो रैशनल है। क्यों है रैशनल, क्या होता है 4 का रूट, 4 का रूट होता है 2 जो कि होल नंबर है। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 9 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये रैशनल है। क्यों है रैशनल, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो कौन होगा, वो 3 बनेगा, यानी एक फाइनाइट नंबर है, यानी इसका स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर आ गया ना तो वो तो कौन होगा, रैशनल। और जिसका स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता वो मेरे कौन होते हैं, इरेशनल होते हैं। यानी जिनका जो स्क्वायर रूट है ना अगर वो पॉइंटम आ जाए तो वो सारे कौन कहलाओगे, इरेशनल। पर मैथ की लैंग्वेज में डेफिनेशन में से ये लिखी मिलेगी कि जो नंबर आपके रैशनल नहीं है वो मेरे कौन होते हैं, इरेशनल होते हैं। और जिनको आप किससे करोगे डिनोट भाई, r माइनस क्यू से करोगे डिनोट, तो कर लोगे ये। तो दोबारा फिर करवा दो रिवाइज। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 2 3 4 5। होल नंबर कौन होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5। एक चीज और, जो नेचुरल नंबर है उनको तो आप होल नंबर बोल उसको, होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। उसके बाद इवन नंबर कौन है, विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो तो वो मेरे बनेंगे 2 4 6 8। ओड नंबर कौन से हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 1 3 5 7 अप टू 7। उसके बाद इंटीजर है भाई, जिसको z से करोगे डिनोट। इंटीजर कौन होते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो भी। हाँ, जो इंटीजर है ना उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर पाओगे, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, सिर्फ प्लस वाले, यानी 1 2 3 4 5। और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, माइनस के, यानी -1 -2 -3 अप टू 7। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर को, नेचुरल नंबर को एक ही बात है। उसके बाद जो 0 होता है ना वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना नेगेटिव इंटीजर होता है। हाँ, अगर आपको कोई बोले ना क्या 0 नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका आंसर होगा यस। क्या 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो भी आपका आंसर क्या होगा, यस ही होगा भाई। तो 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बल्कि कौन होता है, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। उसके बाद कौन है भाई, को प्राइम नंबर है। पहले बात तो जो को प्राइम है ना वो आप दो नंबर के बीच में चेक कर पाओगे। आपके सामने दो नंबर है तो ही आप चेक कर पाओगे वो को प्राइम है कि नहीं। क्या होते हैं को प्राइम, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो या जो 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, और या फिर ऐसे बोल दो जिनका HCF कौन हो, 1 हो। उसके बाद कौन है भाई, प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर है ना, अगर किसी को प्राइम नंबर बनना हो, पहले बात तो इक्वल टू 1 नहीं हो, यानी 1 आपका प्राइम नहीं है। और 1 के अलावा जो नंबर आपके बच गए ना उनमें क्या खासियत हो, या तो वो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उनके अलावा और किसी से भी डिवाइड हो ना हो, तो मेरे कौन कहलाओगे, प्राइम नंबर कहलाओगे। तो इस कंडीशन को जो है ना ये 2 3 5 7 आपके क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको और बता दूं, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है भाई। उसके बाद आगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन होते हैं, जिन प्राइम में 2 का डिफरेंस हो, जैसे आपके 11 13 है, 5 और 7, ये आपके ट्विन प्राइम है। उसके बाद कंपोजिट नंबर है। क्या होता है कंपोजिट नंबर, ऐसे भी बोल देते हैं कि प्राइम को छोड़ के जो बच गए वो कंपोजिट है, सही है भाई वो भी। या फिर ऐसे बोल दो मैथ की लैंग्वेज में, जिन भी नंबर के 2 से ज्यादा डिवाइजर हो तो वो कौन कौन होंगे, 4 6 8। हाँ, 1 आपका कंपोजिट भी नहीं होता और प्राइम भी नहीं होता, बल्कि 1 कौन होता है आपका यूनिट नंबर होता है। उसके बाद रैशनल है, ये मैंने आपको बता दिया। और इरेशनल कौन होते हैं, जो रैशनल नहीं है वो कौन होंगे, मेरे इरेशनल होंगे भाई।
एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गए हैं, जो ये पाई है ना, पाई आपका रेशनल है कि इरेशनल है? अगर पेपर में लिखा हो पाई तो आप कहोगे इरेशनल। अगर पेपर में लिखा हो ना 22/7 तो आप कहोगे कौन है, ये मेरा रेशनल है। क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना वो आपकी 3.14 ये भी तो हो सकती है, जबकि ये फाइनाइट नहीं है। अगर पेपर में कहो 22/7 भी तो इसकी वैल्यू ना पाई की, अगर 22/7 लिखा हो तो कहोगे कौन है वो, रेशनल है। अगर पेपर में लिखा हो कि पाई बताओ रेशनल है कि इरेशनल तो आप कहोगे इरेशनल। कर लो ये। उसके बाद अब तक हमने जो जो नंबर पढ़े हैं ना, इन सब नंबर को आप रियल नंबर का नाम भी दे सकोगे। ये जो जो नंबर आपने पढ़ लिए ना, नेचुरल, होल, रेशनल, कंपोजिट, इन सब को आप क्या कर सको भाई, रियल नंबर भी बोल सको, जिनको हम जो है ना आर से करते डिनोट। ये सब के सब आपके कौन है, रियल नंबर। और लास्ट आपका बच गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप 5th चैप्टर में जाने के बाद पढ़ोगे, और इसके बारे में आपको मैं वही बताऊंगा। तो अभी तक आपने जो है ना सिर्फ 5th चैप्टर तक तो जो है ना रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना। तो आपके नंबर हो गए जो आपके 1st चैप्टर में जो है ना बहुत बार यूज होंगे, बल्कि 1st के अलावा भी ये यूज होते हैं। तो सिलेबस जो है ना वो कल से करेंगे स्टार्ट, और 1st चैप्टर ही करेंगे स्टार्ट सेट वाला में। तो जब तक आपने जो है नंबर आपने रिवाइज करने, उसके बाद अगर आप चाहो तो जो आइडेंटिटी है ना a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, वो भी कर लेना भाई, क्योंकि वो भी आपके बार बार यूज होंगी, बल्कि वो भी मैं लिख दूं। ये बेसिक बातें सारी आपकी जो कि हर चैप्टर में यूज होनी है, और 1st में तो मेनली इनका यूज है ही भाई। अब कुछ आइडेंटिटी है लगभग को तो आती होंगी, जिसको नहीं आती वो लिख लो भाई। सबसे पहले है a+b का स्क्वायर, ये मेरा होगा a² + b² + 2ab। उसके बाद a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस में कौन 2ab होता है भाई। एक चीज आप और देखो, जो a+b का स्क्वायर हो चाहे a-b का स्क्वायर हो, यहाँ तक तो जो हिस्सा हो तो सेम है, कहाँ पर जाने के बाद डिफरेंस है, यहाँ पर जाने के बाद डिफरेंस है। अगर a+b का स्क्वायर है तो यहाँ प्लस है, अगर a-b का स्क्वायर है यहाँ पर माइनस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके पास तो 2 रुपये हैं और ये 2 रुपये क्या है, कर्ज में है। तो इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे भाई, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये इक्वल कब होंगे। यहाँ देखो इसके पास तो 2 रुपये हैं और ये 2 रुपये कर्ज में है, या तो क्या करो जो 2 रुपये कर्ज में है ना उसको 4 रुपये दे दो, आप उसको 4 रुपये दे दो, 2 तो वो कर्ज उतार देगा और 2 उसके पास हो जाएंगे, इसके पास भी 2 ये बराबर हो गए। या फिर इस पर 4 रुपये ले लो, या फिर जिसके पास 2 रुपये हैं ना उस पर 4 रुपये ले लो, वो भी 2 कर्ज में हो जाएगा। यानी a+b का होल स्क्वायर, या फिर जिसके पास 2 रुपये हैं उस पर 4 रुपये ले लो ताकि वो भी 2 रुपये कर्ज में हो जाए। तो इक्वल टू कौन भाई, a-b का होल स्क्वायर, ताकि मेरे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये भी आइडेंटिटी आपको याद करनी है भाई। उसके बाद एक ये सबको आती होगी a² - b², इसका नाम होता है एवरीग्रीन प्रॉपर्टी। क्या होता है a² - b², a - b इंटू a+b होता है। a² - b² कौन होता है, a - b इंटू a+b, और नाम क्या होता है इसका, एवरीग्रीन प्रॉपर्टी भाई। उसके बाद a³ + b³ भाई, a³ + b³ का फॉर्मूला है a + b
इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस में कौन ए बी। ये होता है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कौन होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। एक मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, ये ए क्यूब माइनस बी। ये सारी आपके पूरे मैथ में यूज होने वाली बातें हैं, आपको याद करनी है जो आपने 10th में भी पढ़ रखी है। उसके बाद a प्लस बी की पावर 3 यानी a प्लस बी का क्यूब कौन होता है भाई ये होता है मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में कौन a प्लस बी होता है भाई। a प्लस बी का क्यूब कौन होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में कौन a प्लस बी। उसके बाद है भाई a माइनस बी का क्यूब है भाई कौन होगा ये मेरा होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में कौन a माइनस बी। ये होता है मेरा ये a प्लस बी का क्यूब है, ये a माइनस बी का कौन है भाई क्यूब। ये सारे आपको याद करने हैं। उसके बाद ये तो हो गए मेरे, चलो जो याद आता रहा वो लिख दूंगा। एक होता है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कौन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में कौन 2ac होता है। उसके बाद एक जो आप गलती करोगे वो सुनो a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 का कोई फॉर्मूला स्क्वायर का होता है सिर्फ। उसके बाद एक आपका फॉर्मूला होगा भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बल्कि माइनस होता है इक्वल टू होता मेरा भाई a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी इंटू में भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का सी a होता भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू कौन होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में कौन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का सी a। ये जो बाद वाली ब्रैकेट है ना इसका अलग से फॉर्मूला होता है। बाद ब्रैकेट कौन है मेरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का सी a। इसका अलग से देखो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। उसका अलग था फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी a। अलग से क्या होता है 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। कुछ बेसिक बातें हो रहा है भाई लगभग को पता भी होंगे। वो कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो ना
तो इक्वल टू 1 होते हैं। कोई भी नंबर है अगर उसके डिवाइड में 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है, यानी आप बता नहीं सकते वो किसके इक्वल है। अगर ऊपर 0 हो ना, न्यूमरेटर में 0 हो, नीचे कुछ भी हो, वो इक्वल टू कौन होगा? मेरा 0 होगा। अगर पावर में 0 है तो 1 के इक्वल, डिवाइड में 0 है तो इन्फिनिटी, यानी आप बता नहीं सकते किसके इक्वल है। और अगर न्यूमरेटर में 0 है तो इक्वल टू कौन होगा? वो मेरा 0 होगा। ये भी आपको पता ही होगा। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर मेरी क्या हो जाएगी भाई? 8। ये सारी बातें आपकी यूज होंगी बीच बीच में जो आपने पहले पढ़ लिए 10th में 9th में। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। उसके बाद अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर कौन हो? पावर हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी x की पावर कौन हो जाएगी? ab। पर हर बार नहीं होती मल्टीप्लाई में। देखो कब मल्टीप्लाई नहीं होती? मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और पावर में मान लीजिए 3 है, यहाँ पर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगी? क्योंकि जो पावर के ऊपर पावर साथ में ब्रैकेट है, जब साथ में ब्रैकेट हो ना और पावर के ऊपर पावर और साथ में ब्रैकेट हो तो पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि 2 की पावर 2 और ऊपर पावर में कौन है? 3 है ना, पावर के ऊपर पावर है, साथ में कौन है? ब्रैकेट है, तो पावर आपस में होगी मल्टीप्लाई, यानी आपका बना 2 की पावर करो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। पर अगर साथ में ब्रैकेट ना हो ना और पावर के ऊपर पावर हो तो फिर वो आपको सोल्व करनी है। जैसे मान लिया तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 फिर 2 और फिर 2। एक मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 फिर 2 और ऊपर मान लिया 2 है भाई। दोनों में डिफरेंस है ये, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है और यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, पर साथ में ब्रैकेट हो और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में होगी मल्टीप्लाई। पर यहाँ पर आपने सोल्व करनी होती है भाई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बनेगा 2 की पावर करना मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8। पर यहाँ पर आपको सोल्व करनी है और सोल्व भी आप ऊपर से करोगे। पहले ये चीज सोल्व होगी 2 की पावर 2 4, यानी 2 की 4 बनेगा 2 की 4 16, यानी आपका आंसर कौन होगा? यहाँ से भाई 2 की पावर 16 बनेगा। तो बेस मेरा ये है, अगर पावर के ऊपर पावर हो और साथ में ब्रैकेट हो तो पावर आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, जैसे कि आपने कर दी मल्टीप्लाई। पर जब पावर के ऊपर पावर हो तो साथ में ब्रैकेट ना हो तो आपको फिर वो ऊपर से सोल्व करनी है। पहले ये चीज सोल्व करो 2 की 2 4, यानी 2 की 4 बनेगा 2 की 4 16, यानी 2 की 16 आ गई। फिर एक दो चीज और है भाई, सब कुछ चीजें पता है पहले भी, फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए भाई मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है x की पावर a इक्वल टू y की पावर b है भाई। x की पावर a इक्वल टू y की पावर कौन है? b है, मतलब बीच में इक्वल टू है और आप पावर को इस साइड लेकर जाओगे ना तो दूसरी पावर के डिवाइड में आ जाएगी वो, यानी यहाँ से x इक्वल टू कौन होगा मेरा? x इक्वल टू बनेगा भाई y की पावर b अपॉन a, यानी जब बीच में इक्वल टू हो और आप पावर को इस साइड से उस साइड लेके जाओगे ना तो परली पावर का वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? आपकी डिवाइड पर पहुंच जाएगी। ये बनेगा मेरा। एक चीज और मैं बता दूं लगा आपको, जैसे मान लिया कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है x रूट, यहाँ मान लिया b है और यहाँ a लिखा हुआ है। ये जो नंबर है ना वो सर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, सर्ड्स की फॉर्म में, और इसके सर्ड्स में कौन है? मेरा a है। अगर आपने ये नंबर इस सर्ड्स की फॉर्म से पावर की फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? x की पावर b अपॉन a, ये बनेगा। ये नंबर अपने सर्ड्स की फॉर्म में है और इसके सर्ड्स में कौन है? मेरा a लिखा हुआ। देखो दोनों में फर्क है। एक तो मैं ऐसे लिख दूं a इंटू रूट x की पावर b, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ तो a मल्टीप्लाई में है और यहाँ a इसके कौन है? सर्ड्स में लिखा हुआ है।
तो अगर कोई नंबर सड़स की फॉर्म में हो ना, तो आपको पावर में लिखना, तो कैसे लिखोगे, x की जो पावर वो तो वही डिवाइड में जो सड़स में वो आ जाएगी, और जिसके सड़स में कुछ नहीं हो ना उसके 2 होता हुआ, तो इसके सड़स में कुछ भी जब 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर कौन बनेगा, जो a तो इसका मल्टीप्लाई में, तो x की पावर b/2 b, और सड़स में जिसको कुछ भी ना हो तो क्या हुआ 2 बनेगा। तो मल्टीप्लाई में और सड़स में वो अलग अलग चीजें। तो चलो आज आपने यहाँ तक करना भाई, तो कुछ बेसिक बातें थी, तो आइडेंटिटी अपनी एक जो आपने छोटे क्लासेज में पढ़ी रखी है, और एक वो जो नंबर के बारे में, ये पूरे मैथ में आपकी यूज होनी है। तो कल तो नहीं बल्कि परसों करेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपका सेट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपको यहीं तक करना है।